हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और पिछले दो वीडियो में हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की थी और आज इस पार्ट 3 में फिर से कुछ नई टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, बिल्स रिसीवेबल है, बैड डेब्ट्स है, बाउचर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूड इनकम एंड इनकम इन एडवांस। तो ये इनका मीनिंग क्या होता है और ये किस प्रकार से उपयोग में आते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है देनदार या पुस्तकीय ऋण या अदमण, जिसको हम डेटर्स और बुक डेब्ट्स भी बोलते हैं। यहाँ पर देनदार वे लोग या संस्थाएं होती है जिन्होंने व्यवसाय से उधार पर सामान खरीदा है और अब तक भुगतान नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि हमसे किसी ने सामान उधार लिया है। मान लीजिए हम व्यवसाय हैं और हमसे किन्हीं ग्राहकों ने सामान उधार लिया है और पैसे का भुगतान नहीं किया है, तो वो हमारे जो है देनदार कहलाएंगे। इसका मतलब ये है कि जिन्हें हमें पैसे देना है वो हमारे देनदार हैं। डेबिटर्स आर इंडिविजुअल्स आर एंटिटीज दैट हैव परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ बिजनेस एंड हैव नॉट येट पेड। अभी तक पेमेंट नहीं किया है। मान लीजिए हम ABC लिमिटेड हैं और हमसे जो है एक ए ग्राहक है, उसने 5,000 रुपए का माल उधार खरीदा है। तो ये जो ए है ये हमारे लिए डेटर्स कहलाएगा, देनदार कहलाएगा, क्योंकि इसको हमें पैसे देना है। मतलब हमें जिससे पैसे लेने हैं वो हमारे लिए डेटर्स हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है लेनदार या उत्तमण या ऋणदाता या देय ऋण, जिसको हम क्रेडिटर्स भी कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में बहुत सारे शब्द होते हैं लेकिन इंग्लिश में केवल एक ही शब्द का यूज होता है, क्रेडिटर्स। ऋणदाता वे लोग या संस्थाएं होती है जिन्होंने व्यवसाय को उधार पर सामान या सेवाएं प्रदान की है और जिनका भुगतान अभी होना बाकी है। मतलब जो डेटर्स में था उसका जस्ट अपोजिट है। वहां पर हमने अपना माल बेचा था उधार, तो वो डेटर्स हो गया था। और हमने किसी दूसरे व्यक्ति से अगर कोई माल उधार खरीदा है, चूंकि अब हमें पैसे चुकाने हैं, इसलिए वो है हमारा क्रेडिटर्स हो जाएगा। इस बात को हम यहाँ पर वही देखते हैं कि ABC लिमिटेड है और उसने ए से माल खरीदा है 5,000 रुपए का, जो कि क्रेडिट है। तो ए जो है हमारे लिए क्रेडिटर्स हो जाएगा, क्योंकि इसको हमें पैसे देने हैं। तो जहां पैसे लेने होते हैं वो डेटर्स हो जाते हैं और जहां पैसे देने होते हैं वो क्रेडिटर्स हो जाते हैं। तो क्रेडिटर्स आर इंडिविजुअल आर एंटिटीज दैट हैव प्रोवाइडेड गुड्स आर सर्विसेज ऑन क्रेडिट टू अ बिजनेस एंड आर एट टू रिसीव पेमेंट। तो इस तरीके से देनदार और लेनदार हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं तो यहाँ पर आते हैं बिल्स पेएबल यानी देय बिल। देय बिल वे बिल होते हैं जिन्होंने व्यवसाय को भविष्य की तारीख पर अपने विक्रेताओं या ऋणदाताओं को चुकाना होता है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ABC लिमिटेड इसको ऐसे समझते हैं। ABC लिमिटेड ने माल खरीदा है ए से 5,000 रुपए का। अब हमने इसको एक बिल लिख के दे दिया है कि अगले महीने की 15 तारीख को हम इन 5,000 रुपए का पेमेंट कर देंगे। तो ये जो बिल है ये देय बिल कहलाएगा, बिल्स पेएबल कहलाएगा, क्योंकि 15 तारीख को इस बिल का भुगतान हमें चुकाना है, इसलिए यह बिल्स पेएबल कहलाएगा। बिल्स पेएबल आर बिल्स दैट अ बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू पे टू इट्स सप्लायर्स आर क्रेडिटर्स एट अ फ्यूचर डेट। तो ये हो गया देय बिल। और नेक्स्ट आता है आपका प्राप्य बिल यानी बिल्स रिसीवेबल। देय बिल यानी जो बिल्स पेएबल था उसका अपोजिट हो जाता है बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो व्यवसाय अपने ग्राहकों से भविष्य की तारीख पर प्राप्त करने की उम्मीद करता है, इसका मतलब ये है कि ABC लिमिटेड से ए ने माल खरीदा है 5,000 रुपए का और उसने हमें बिल लिख के दिया है कि 15 तारीख को वो इस 5,000 रुपए का पेमेंट कर देगा। तो ये जो है हमारे लिए प्राप्य बिल होगा, ये हमारे लिए एसेट्स होगा, संपत्ति होगा।
Bills receivable are bills that a business expect to receive from its customers at a future date। तो ये प्राप्य बिल हो गया। अगला आते हैं हम डूबत ऋण या अशोध ऋण या अप्राप्य ऋण, जिनको हम बैड डेब्ट्स कहते हैं और इनको खराब ऋण के नाम से भी जाना जाता है। यानी बैड डेब्ट्स वो होते हैं जिन्हें वसूलना असंभव या अत्यधिक कठिन होता है। यह तब उत्पन्न होता है जब ग्राहक ऋण नहीं चुका पाता। तो अगर हमने किसी को उधार माल बेचा है, मान लीजिए हमने ABC लिमिटेड ने ए को 5,000 रुपए का माल उधार बेचा है। अब बार बार मांगने के बाद भी ये जो है 5,000 रुपए का पेमेंट नहीं कर रहा है और अब बिल्कुल हम थक गए हैं, हार गए हैं, तब ऐसा जो अमाउंट है ये कहलाएगा बैड डेब्ट्स, यानी डूबत ऋण। डूब गया, बोलते हैं ना पैसा डूब गया, तो ये 5,000 रुपए डूब रहा है, डूब जाएगा, अब नहीं मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स आर डूबत ऋण। बैड डेब्ट्स आर अमाउंट दैट आर अनलाइकली आर इम्पॉसिबल टू रिकवर, यानी ये रिकवर नहीं हो सकती। इट occurs when a customer is unable to pay the amount owed। और ये जो है जो अमाउंट है वो कस्टमर अब पेड नहीं कर पाता है, कोई परिस्थिति आ जाती है, कुछ हो जाता है तो वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो अब नहीं पेमेंट कर पा रहा है तो उस अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, हमको उसको बैड डेब्ट्स में डालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा हमारे अकाउंट्स में, ताकि ये पता चल सके कि वो पैसा कहाँ गया। आगे आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला पॉइंट है प्रमाणक वाउचर किसे कहते हैं। तो वाउचर का सीधा सीधा मतलब होता है कि ये वह डॉक्यूमेंट है जो रसीद हमें मिलती है कोई भी माल बेचने या खरीदने में, या तो हम देते हैं या लेते हैं, तो वो जो रसीद है वही वाउचर कहलाती है। A voucher is a document that authenticates or supports a business transaction. It serves as proof of payment or receipt। और यही जो रिसिप्ट है या जो कैश मेमो होता है ये ही एक प्रूफ होता है हमारी जो बिक्री है उसका, उसके आधार पर पता चलता है कि हमने इस माल को इस दुकान से खरीदा है और उसे ही हम वाउचर कहते हैं। अगला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अदत्त व्यय, जिनको हम बकाया खर्च भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अदत्त व्यय वे व्यय होते हैं जो वित्तीय अवधि के अंत तक भुगतान नहीं किए गए होते लेकिन वे अस्तित्व में होते हैं। यानी हमने सेवाएं ले ली है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो वह जो व्यय हैं वो अदत्त व्यय कहलाएंगे। यदि एक कंपनी को दिसंबर में 2000 के बिजली बिल का भुगतान करना है लेकिन दिसंबर के अंत तक वह भुगतान नहीं किया गया है तो यह बकाया खर्च होगा, यानी ये आउटस्टैंडिंग होगा और इसको अभी पेमेंट करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस दैट हैव बीन incurred but remain unpaid by the end of the financial period। तो जो फाइनेंशियल पीरियड है वो वैसे तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है और कहीं कहीं वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी हो सकता है। तो जब साल के अंत तक अगर कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं हो पा रहा है और अब ऐसा लगता है कि वो इस साल नहीं हो पाएगा, तो हमें जो है अकाउंट्स में उसको आउटस्टैंडिंग के रूप में दिखाना पड़ता है और वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। अगला आता है पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस। पूर्व भुगतान या पूर्वदत्त व्यय वे खर्चे या व्यय होते हैं जिनका भुगतान पहले कर दिया जाता है लेकिन जिनकी सेवाएं या लाभ भविष्य में प्राप्त होंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम जो है पहले से किसी चीज़ का पेमेंट कर देते हैं, जैसे हमने किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शंस लिया है और अब सेवाएं हमें प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आती है अर्जित आय, एक्यूर्ड इनकम। एक्यूर्ड इनकम क्या होती है? एक्यूर्ड इनकम या अर्जित आय वह आय होती है जो कमाई तो गई होती है लेकिन उसे प्राप्त नहीं किया गया होता, इसे भविष्य में प्राप्त किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है जो फ्रीलांसर या कोई और दूसरा काम करता है, यानी उसने पूरा काम कर दिया है मान लीजिए 10,000 रुपये का, लेकिन उसका भुगतान जो है अभी तक अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? एक्यूर्ड इनकम। जो हमने काम तो कर दिया है, हमने अपनी सेवाएं दे दी है हमने, लेकिन उसका पेमेंट अभी तक हमको नहीं मिला है, तो वो कहलाएगी अर्जित आय। एक्यूर्ड इनकम इज द इनकम दैट हैज़ बीन अर्न बट नॉट एट रिसीव्ड, इट विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर, और वो फ्यूचर में हमें रिसीव्ड होगी।
नेक्स्ट आते हैं अग्रिम आय, इनकम इन एडवांस। अग्रिम आय वह आय होती है जो अभी तक कमाई नहीं गई होती है, लेकिन उसका भुगतान पहले से ही प्राप्त हो चुका होता है, हमें प्राप्त हो चुका होता है, इसे भविष्य में कमाया जाएगा। उदाहरण के लिए एक पत्रिका कंपनी 1200 रुपये का वार्षिक सब्सक्रिप्शन शुल्क अग्रिम रूप से प्राप्त करती है, तो वह आय अग्रिम आय है। और ये मोबाइल रिचार्ज के लिए भी हम यहाँ बात कर सकते हैं कि जो जियो कंपनी ने हमसे पैसा ले लिया है रिचार्ज का, तो वो उसके लिए इनकम इन एडवांस है, क्योंकि उसने सेवाएं अभी नहीं दी है। अब वो सेवाएं देगी। जब तक आपने रिचार्ज कराया, मान लीजिए 1 महीने का रिचार्ज कराया है तो 1 महीने सेवाएं देगी। अगर 2 महीने 3 महीने जितने महीने का भी रिचार्ज कराया है उतने दिन तक वो आपको सेवाएं प्रदान करेगी। और उस कंपनी के लिए जो हमने रिचार्ज कराने के लिए जो पैसे दिए हैं वो इनकम इन एडवांस माना जाएगा। इनकम इन एडवांस इज द इनकम दैट हैज़ नॉट एट बीन अर्न बट फॉर विच पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस इट विल बी अर्न इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में हम कमाएंगे उसको। तो इस तरीके से अग्रिम आय हो गई। उम्मीद है आपको ये टर्मिनोलॉजी जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे भी आपको इसी तरीके से पूरी अकाउंटिंग सीरीज़ का वीडियो मिलने वाला है, जिसमें हम जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट और भी जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आदि हम पढ़ने वाले हैं। तो ज़रूर जुड़िए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।